नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। मैं हूं राजेंद्र वैद। सब जानते हैं पिछले दिनों में हमने डेली वेजेस की जो है उनकी जो जितनी भी मांगे थी, मुश्किलातें थी, उनको हाईलाइट किया था 24, 25, 26 तारीख को, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के अलग अलग जो हैं ब्लॉक्स में जितने भी डेली वेजेस कैजुअल वर्कर्स जो काम करते हैं विभिन्न विभागों में, उन्होंने प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन किए। अब वो जो है आज वो मीटिंग करने के बाद हमारे साथ वक्त इंडिया की जो स्टूडियो है वहां मौजूद हैं और जो अपना आने वाला कोर्स ऑफ एक्शन है, किस तरह से वो आगे अपनी इस एजिटेशन को लेके जाएंगे, इसके लिए वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत करता हूं तनवीर जी आपका एक दफ़ा फिर से हमारे स्टूडियो में। तनवीर जी, 24, 25 और 26 को जो है तमाम जो ज़िला हेडक्वार्टर्स में जितने भी डेली वेजेस हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किए, डेमोन्स्ट्रेशन किए। आपको लगता है उससे कुछ बदलाव आया है या आपकी मांग को सुना गया है, और आगे आपका जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या होने वाला है? सबसे पहले आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि दूसरी बार आज आपने मौका दिया है अपनी बात रखने का। जी। देखिए, आज जम्मू कश्मीर में 25, 26 और 27 को हमने पहले से जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट ने कॉल दी थी, जिससे पूरे जम्मू कश्मीर के डिवीजन अलग अलग, वो साउथ कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल, खिते चिनाब या हम रजौरी पूंछ की बात अगर करें, तो हर जगह से पूरी तरह से स्ट्राइक, जो हमारी जो प्रोटेस्ट स्ट्राइक थी वो पूरी तरह से कामयाब रही। और सबसे पहले उन आपके चैनल के जरिए उन वर्कर्स का मैं अभिनंदन करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरीके से हमने एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि जिस सबसे सपोर्ट हमें मिला है, चाहे दोनों प्रांतों से और हर एक डिपार्टमेंट का, वो म्यूनिसिपैलिटी हो, अर्बन लोकल्स बॉडी हो, वो इरिगेशन है, टूरिज्म है, पीएचई है या बाकी फॉरेस्ट है, जितने भी डिपार्टमेंट है, कमांड एरिया है, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, टूरिज्म के जितने भी सेक्टर्स हैं, तमाम लोगों ने जो हमें सपोर्ट किया। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम डिलीवर्स कैजुअल्स का उनका आभार प्रकट करता हूं। और साथ ही साथ जो आपने बात की आगे डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट आज ये है कि आज शाम गए एक मीटिंग भी होने जा रही है, आपको भी इसमें नॉलेज होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग एलजी साहब ने बुलाई है और पहली एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल मीटिंग जो है ये एलजी साहब ने जो एलजी का कारभार संभाला उसके बाद हो रही है। तो हमें होप है आज पूरी नजरें जो हमारी उस मीटिंग के ऊपर रहेंगी, और जब वो मीटिंग का पूरा डाटा निकल के रात देगा हमारे पास आएगा तो आगे उसके ऊपर उसी हिसाब की आगे रणनीति हम करेंगे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है हमारी, जो कश्मीर और जम्मू की लीडरशिप में डिस्कस हमारी हुई है, 1 सितंबर को हमने एक ऑल डेलीवेजेस लीडरशिप का एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जम्मू में, जिसमें जम्मू के यहां और कश्मीर में थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनके व्यूज लेंगे हम, और जिस तरह से भी जम्मू कश्मीर के दोनों प्रांतों के लीडरशिप के व्यू मिलेंगे, उसी किस्म की जो लड़ाई जो आगे ग्राउंड पे इंप्लीमेंट की जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कहीं कहीं बड़ा फैसला लेने का वक्त आ गया है। फिलहाल हमें एक बहुत होप है कि एलजी जो है मनोज सिन्हा जी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं और इनका कारोबार उस टाइम का यूपी के अंदर देखें तो काफी अच्छा वहां पे रहा है, और कहीं ना कहीं जमीन लेवल का जो वर्कर्स हैं, ग्राउंड लेवल के लोग हैं, उनसे जुड़े रहे हैं। तो अभी हमारी यही अपील है कि परसों पूरे बीजेपी का जो कोर कमेटी, वो भी कश्मीर में इनसाथ मिली, अपनी पार्टी के कुछ लोग हैं, चौधरी लाल सिंह जी हैं और बहुत संगठन मिले और उन्होंने हमारी बात वहां तक रखी, और हमने भी एक रिप्रेजेंटेशन दायर की है एलजी साहब से। हो सकता है अगले एक हफ्ते में हमारी टीम भी उनसे मिले। लेकिन फिलहाल कुल मिला के यही आज की जो सैक की मीटिंग होगी उस पर पूरी नजरें बनी हुई है हमारी। उधर से निकल के क्या आता है, अगर सरकार ने इस इशू को सेटल कर दिया तो वेल एंड गुड, हम उनका वेलकम करेंगे और ढोल बाजों के साथ उनका स्वागत करेंगे। अगर कहीं हमें फिर लगा कि जम्मू कश्मीर के साथ धोखा हो रहा है, उसके लिए जम्मू कश्मीर यूनाइटेड फ्रंट की जितनी लीडरशिप है वो 1 सितंबर को बैठेगी और एक आर पार का प्रोग्राम, जम्मू और कश्मीर के दोनों खुद का प्रोग्राम, चाहे वो प्रोग्राम फिर मार्च का होगा, वो स्ट्राइक कंप्लीट शटडाउन का होगा, और उसके बाद जो हालात यहां बने, क्योंकि हम अभी स्ट्राइक नहीं चाहते थे, क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 चल रहा है पूरे देश के साथ, जम्मू कश्मीर डेली केसेस बढ़ रहे हैं और हम आम पब्लिक को परेशानी में नहीं डाल जाते हैं। उसमें सफाई कर्मचारी जब चले जाएंगे तो आप देखते हैं फिर कैसे हालात सिटी के हो जाएंगे, और उसका पीएचई पानी भी बंद हो, बिजली बंद हो, तो हम आम जनता को परेशान नहीं करना चाहते हैं। यही मैसेज सरकार के साथ कि हम टेबल टॉक पर जाकर इस मसले खत्म करना चाहते हैं और वन टाइम हम सेटलमेंट चाहते हैं कैजुअल लेबर। लेकिन तनवीर, मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की जो आज मीटिंग आपने कहा है वो होगी आज, ठीक है, मनोज सिन्हा साहब जो है उनसे आपको उम्मीदें हैं, लेकिन इससे पहले चाहे गवर्नर सत्यपाल मलिक थे, चाहे गिरीश चंद्र मुर्मू जो इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू कश्मीर यूटी में, उन्होंने भी इस तरह की मीटिंग्स काफ़ी की, तब भी आपको ये भरोसा होता था कि कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा, तो कभी निकल के आया नहीं।
इस दफा ऐसा क्या हो गया है कि आपको लगता है कि पॉजिटिविटी है और जो है आपके जो मसले हैं, क्योंकि ये केवल मसला पीएचई डेली वेजेस का नहीं है, ये मसला है विभिन्न विभागों में काम करने वाले जितने भी डेली वेजेस हैं, जितने भी जो है कैजुअल वर्कर्स हैं, उनका मसला है। तो कुल 60,000 से ज्यादा जो है इनकी तादाद है, संख्या है। आपको लगता है इतना आसान होगा सरकार के लिए कोई निर्णय कर पाना? देखिए सर, आसान तो नहीं होगा, ये बहुत बड़ा नंबर है। और अगर आज की नंबर की बात करें, 1,05,000 का है। जब पीडीपी बीजेपी ने दोबारा से ऑनलाइन कराया, दोबारा से एक प्रोसेस बना जो सरकार पीछे रही और उसमें 1,05,000 का नंबर निकल के आया। लेकिन हम फिर सरकार को यह बोलते हैं कि आप 60,000 को इकट्ठा ना कीजिए और ना ही कोई सरकार इसको कर सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, एक काफी बड़े फाइनेंशियल पैकेज की जरूरत है। फिर भी अगर सेंटर चाहे कि एक बड़ा फैसला है, हम मानते हैं, लेकिन हम यहां भी देखते हैं कि 370 कोई सोच ही सकता कि वो यहां से हटेगा जी। उसके अलावा राम मंदिर का मुद्दा था, ट्रिपल तलाक का। अगर इतने बड़े बड़े मुद्दे हो तो डिलीवरीज का मुद्दा अभी कोई बड़ा सेंटर के सामने नहीं है। और हमेशा लाल किले की चोटी से प्रधानमंत्री जी ने यह कहा, अब मैक्सिमम आपने स्पीच में सुना होगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मेरे खजाने 24 घंटे के लिए खुले हुए हैं। तो उस खजाने से थोड़ा सा अगर हमें बख्श दें तो हमें लगता है। और दूसरी बात आपने यह कि आपको क्या लग रहा है कि इस बार हमें यह लग रहा है, सबसे पहले जो हमारे एलजी साहब जो आए हैं, ये एक पॉलिटिकली बैकग्राउंड से आए हैं। ये कहीं ना कहीं जो आम लोगों के साथ जिनका बहुत डायरेक्ट सीधा रब्ता है, और जिस हिसाब से डेपुटेशन लास्ट पिछले एक हफ्ते में मिले इनके साथ, तो मतलब लगता कोई अंकुश नहीं है जो वहां पे गया उसने अपनी बात रखी। और तीसरी बात हमें यह रखी कि इससे पहले जो एलजी यहां गिरीश मुर्मू जी थे, और ने स्पष्ट एक चैनल में आके कहा था कि इनके लिए पूरी एक हम रोड मैप तैयार कर रहे हैं। इसमें जो अर्बन एरिया के जो डिलीवरीज आएंगे उनको अर्बन में हम करेंगे, म्युनिसिपलिटी में एडजस्ट करेंगे। उसके अलावा जो रूरल एरियाज में आते हैं उनको हम रूरल्स में एक अलग से एक सेल बना के इनको वहां पे एजबार करेंगे। इस स्कीम पे सरकार जो काम कर रही थी। और उसके बाद जिस दिन एलजी साहब ने कारभार संभाला, उसी दिन उन्होंने तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की जो इनपुट्स हमारे पास है, सिविल सेक्टर अंदर मीटिंग बुलाई और उनको बोला कि जो भी इंप्लॉइज के यहाँ मुद्दे हैं उनको फोर्थ पर रेडी करके उनको तैयार करो कि इंप्लॉइज को और ज्यादा परेशान नहीं करने। तो ये कुछ पॉजिटिविटी देख के हमें लग रहा है, हो सकता है आज ना हो, लेकिन आगे आने वाले 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने तक अगर जहां इतना वेट हमने किया है। लेकिन अब यह है कि अब ज्यादा और ज्यादा वेट हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर आप जानते हैं कि हमारे कई साथी जो 60 साल की, मैंने लास्ट टाइम भी आपके इंटरव्यू में बात की थी, जिन्होंने अपनी एक आयु 60 साल की आयु देके आज डिपार्टमेंट को यह कह रहा था आप घर बैठ जाइए। उसके अलावा कुछ ऐसे सारे डिप्रेशन में आकर जिन्होंने सुसाइड किया है। और उसके अलावा मैंने आपसे बात की थी, एक सीजनल लेबर एक बहुत बड़ा तबका हमारा कश्मीर के अंदर है, 3,000 लोग हैं। उनको सर क्या किया जाता है कि सीजन के टाइम पे खाली उनको 3 या 4 महीने उनको से काम लिया जाता है और फिर उसके बाद उनको बोलते हैं कि आप घर चले जाइए। मतलब यूज एंड थ्रो पॉलिसी है। हम ये भी डिमांड करते हैं, उनकी भी जो है एक एलजी साहब से अपील है कि उनके लिए भी जो उसकी सर्विस को यूटिलाइज किया जाए, थ्रू आउट किया जाएगा। उसके अलावा सफाई कर्मचारी देखिए, सुबह बेचारे उठ के अपना झाड़ू लेके वो निकलते हैं, तब अपने घर में और सफाई करते हैं और फिर हम लोग आपसू में आते हैं या कहीं भी मार्केट में निकलते हैं। उनके लिए सैलरी टाइप से पेंडिंग है। और आप जो मिनिमम वेज एक्ट की बात कर रहे हैं 18,000 पे, जो बाकी यूटीज में है, यहां पे अभी वो एप्लीकेबल नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का यह आर्डर है कि इक्वल वर्क इक्वल पे, और उससे कम आप दे ही नहीं सकते हैं। और जब पहले ये रन साहब ये बात होती थी कि अगर कोई भी चीज को जम्मू कश्मीर में एप्लीमेंट करना है, क्योंकि यहां का अलग कानून होता था, तो यहां काफी परेशानी आती थी। अब विधान भी एक, निशान भी एक और प्रधान भी एक। अब तो कोई तर्क ही नहीं बनता कि अब ये नहीं मान रहा। और सीधा दूसरा है कि कंट्रोल सीधा दिल्ली के हाथ में है। अब तो ये कोई ज्यादा परेशानी सेंटर सरकार या यहां से जे एडमिशन के लिए नहीं होनी चाहिए, इसको वन टाइम सेटल करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें देखी कि एलजी साहब की तरफ से कर रहे हैं। अगर नहीं, मतलब इनने धोखा हमें दिया, तो मैंने पहले भी कहा था कि वही लोग हैं जिनको कुर्सी में बिठाते हैं, और ये वही लोग हैं तो जो इन लोगों को जहाजों में बुलाते हैं, जहाजों से गाना भी जानते हैं। मेरा सवाल यहाँ पे है कि आपने जो एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया है, जिसके प्रेसिडेंट भी आप ही हैं, उस यूनाइटेड फ्रंट के जो अंतर्गत है सभी जो डेली वेजेस है वो आते हैं, सभी विभागों में जो काम करते हैं इस वक्त। तो 1 सितंबर को, क्योंकि अभी भी कोविड-19 है, कोविड-19 खत्म नहीं हुआ है, तो अब आप किस तरह से इसको, अपनी एजुटेशन को आगे ले जाएंगे? क्या किस पैमाने पे जो है आप अपनी एजुटेशन को लड़ेंगे? किस तरह से अपना हक लेंगे सरकार से? देखिए सर, इस एजुटेशन को जो हम पार्ट वाइज लड़ना चाहेंगे। अब जितने भी हमारी लीडरशिप बैठेगी, अपने अपने डिपार्टमेंट्स के व्यूज आएंगे और उस पर कंक्रीट एक फैसला किया जाएगा। उसमें हमारे अलग अलग सफाई कर्मचारी के हैं और जो कारपोरेशंस हैं अलग से, यहाँ पे उनकी बात करना चाहूँ। जो कारपोरेशन लोग, उनके साथ भी बहुत जुर्म हो रहा है, वो भी ठेके पे हायर करके उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम चाहते हैं उनको भी परमानेंटली जो है जॉब मिलनी चाहिए। उसके अलावा
दूसरी अगर मैं बात करूं, कमांड एरिया की बात है, वाइल्ड लाइफ की बात है, फॉरेस्ट की बात है, और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी या टूरिज्म अथॉरिटी। और 2014 से टूरिज्म कुछ ऐसे लोग हैं जिनको 2014 से आज तक सैलरी नहीं मिली है, उनका घर बार कहां चल रहा है, और सरकार उनको बराबर काम दे रही है। और ये कहीं ना कहीं जो है ह्यूमन राइट वायलेशन एक्ट का वायलेट भी यहां पे हो रहा है। और हमने फैसला कि इस लड़ाई को एक तो हम कोर्ट में लड़ेंगे, उसका भी हमारे लास्ट टाइम में हमारी मीटिंग हुई थी, अभी फिर इसका रेजोल्यूशन डालेंगे अगली मीटिंग में। अब लड़ाई कोर्ट में लड़ना होगा, यहां पर लड़ेंगे, और उसके बाद अगर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लेना होगा, जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट इस लड़ाई को वहां तक भी ले जाएगी। और दूसरी जहां बात आपने कोविड-19 की, इस वक्त महामारी चली है और फ्रंटलाइन वायलेंस का हमें नाम दिया गया है, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट हमें मिले, लेकिन जो एप्लीकेशन जो ग्राउंड लेवल पे हमें मिलनी चाहिए थी, जो जिससे हमारी लाइफ, हमारी बच्चों की लाइफ से वो सिक्योर हो पाती, वो अभी कहीं तक नहीं मिली है। तो मेरी यही अपील रहेगी इस तमाम एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हुए हैं, तमाम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स है, कि अब कोई रास्ता हमारे बिगाड़ वो बचा नहीं है, कि बहुत बड़ा कदम भी उठ सकता है। और अगर हमने इस टाइम में स्ट्राइक में पूरी तरह चले गए, अभी हमने पीछे स्ट्राइक की कॉल 3 दिन की दी थी, लेकिन फिर हमने आपस में डिस्कस करके हमने ये कहा कि अभी फिलहाल हम एक धरना प्रदर्शन से सरकार को जगाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है मे भी नए गवर्नर साहब को थोड़ा टाइम देना चाहिए, तो वो हमने इनको दे दिया लगभग। लेकिन अब अगला जो कदम होगा सर, वो बहुत बड़ा खतरनाक होगा, और उसके लिए जम्मू के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। सफाई कर्मचारी जब स्ट्राइक में जाएंगे, जब पीएचई वाले भी जाएंगे, जब पीडीडी वाले जाएंगे, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, जब सारा कुछ ठप हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर के लोगों को और यहाँ का परेशानी आएगी। और दूसरी बात यह है सर कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो हुकूमत बनने वो किस लिए होती है, वो लोगों के लिए होती है, वो लोगों द्वारा इतना सिस्टम बनाया जाता है। और एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, पॉलिटिशियन का काम होता है कि लोगों को अंधेरे से रोशनी की तरफ लाना, न कि रोशनी की तरफ अंधेरे की तरफ धकेलना। तो इस तरह हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल वो डिस्ट्रॉय हो गया है। आज आप देखेंगे कि शिक्षा की बातें हो रही हैं, आज आप बात देखते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात हो रही, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। तो हम कैसे आत्मनिर्भर रहेंगे जब अपने बच्चों को हम 3 वक्त का खाना सही तरह से दे सकें। तो ये कुछ चीजें रही हैं, और केंद्र की जो लीडरशिप है वो गंभीर उसके ऊपर है। और ये चाहिए कि अब जम्मू की जो एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर से जो एलजी मनोज सिन्हा जी का आके जिनके जो तेवर जो आक्रामक लगे हमें, तो हमें लगता है, उम्मीद है, आशा है कि कुछ न कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा। लेकिन तनवीर, सवाल यहाँ पे ये है कि ठीक है, आप लोगों ने एक लंबी जद्दोजहद देखी है, लेकिन जो आने वाले जो युवा हैं वो आपको देखते होंगे, वो यही सोचते होंगे कि देखिए, अगर 20 साल 25 साल इनको जद्दोजहद करते हुए लग गए, अपने हक नहीं, ये अपने इनको हक नहीं मिले हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको लगता है कि जो एक स्टेट गवर्नमेंट का या एक यूटी जम्मू कश्मीर का जो एक एडमिनिस्ट्रेशन का विश्वास जो होना चाहिए लोगों में, वो भी कहीं ना कहीं उसको भी डेंट लग गया है आज? बिल्कुल बराबर डेंट लग गया। मैंने ये सवाल इसलिए भी पूछा तनवीर, क्योंकि आज जब बच्चा पढ़ाई के ऊपर पैसा खर्च करता है, वक्त देता है, माँ बाप को बहुत उम्मीदें होती हैं कि ये कुछ बनेगा, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। सबसे अहम बात है, जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा नहीं है। एक जो एचएमटी थी वो बंद हो चुकी है कश्मीर घाटी में, उसको देखते हुए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है, केवल गवर्नमेंट सरकारी नौकरियाँ हैं, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं हैं। तो आपको लगता है कि एक जो युवा का भविष्य है यहाँ पे, वो अंधेरे में इस वक्त है? बिल्कुल सर, अच्छी बात की आपने कि इस वक्त जम्मू कश्मीर ने जो वादा किया था कि 370 और 30 हटने के बाद यहाँ पे इंडस्ट्रियल लगाई जाएंगी, ठीक है, उसमें वक्त लग सकता है, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पढ़ा लिखा यूथ है वो आज परेशान, डिप्रेशन में है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, जो थोड़ा बहुत यूथ तो डेली में आ गया और अपनी जिंदगी में स्पॉइल कर दी। लेकिन जो पढ़े लिखे एजुकेटेड की थोड़ा हट के अपने मुद्दे से हम बात करेंगे, यहाँ का जो इसका तो पीजी है या इस वक्त लड़के ट्रेनिंग करके जेईज है, अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों को आपने देखा कि उनको बाहर किया है, मनरेगा वाले इस वक्त वाले जो लगे हैं वो स्ट्राइक पे इस वक्त चल रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ज्यादा ऊपर से आ रहा है। और अभी इनने 8000 पोस्टें भी जो जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा 4th क्लास की एडवर्टाइजमेंट की, लेकिन उसमें भी उन्होंने एक राइटर लगा दिया, उसमें जो है ग्रेजुएशन से ऊपर उसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। अच्छा जी। और अभी भी सर्टिफिकेट भी उसके लिए रख दिया। उसके लिए रख दिया। और अभी तक आप 6 लाख से ऊपर जो फॉर्म 8000 पोस्ट के लिए आ गए हैं। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि युवा जम्मू कश्मीर में कितना परेशान है, और जिनको आपने नौकरी दी या रेडी उनको भी मेरा सवाल यही था कि 6 लाख एप्लीकेशंस आती है, 8000 जो है केवल जो है जॉब्स हैं, वो भी 4th क्लास की, जिसमें एक पीएचडी भी है, जिसने एमएससी की है वो भी है, एमए की है वो भी है। तो ये किस दिशा में हम इस वक्त देश और जो यूटी है जम्मू कश्मीर की वो चल पड़ी है? क्योंकि पढ़ाई की आपको लगता है इस वक्त वैल्यू नहीं है, केवल स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज जो है होने चाहिए,
क्योंकि आप एक ताज़ा मिसाल हैं उन युवाओं के लिए, क्योंकि कई जो युवा हैं इस वक्त डेली वेजर्स हैं वो ओवर एज हो चुके हैं, उनकी एज जो है वो निकल चुकी है, 40-42 से भी ज़्यादा एज के हो चुके हैं। आपको लगता है कि इंडस्ट्री, आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री लाना यहाँ पे एक सोल्यूशन हो सकता है या केवल सरकारी नौकरी ही एक ऑप्शन है यहाँ पे? देखिए सर, सरकारी नौकरी भी हम भी ये नहीं कहते कि सरकार में ही सारे लोग लग सकते हैं, इतना भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर चाहे लगा भी सकते हैं, ऐसे कोई कमी नहीं है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज की बात करूँ कि जम्मू कश्मीर नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत है यहाँ पे, आप डैम्स देखिए, प्रोजेक्ट्स देखिए। उसके अलावा अगर आप सबसे पहले जो इंजीनियर्स की बात कर रहा था मैं, देखो उनको तो रोजगार लगा था, उनसे भी आपने छीन लिया। आप SR24 की बात करेंगे, लड़की आपने देखो एक वीडियो, वो बूट को पॉलिश कर रही थी और एक लड़की साथ, उनके साथ एक टीम के साथ इंटरव्यू हमने एक स्टूडियो में किया था और वो ये कह रही थी कि हमारी माँ बाप ने सर हमारे ऊपर जो है लाखों रुपए खर्च किया, डिग्री लाई और उसके बाद आज हमें जो है आज रोडों पे हमें कर दिया है और हमें पॉलिश करने में हम भीख मांगने में मजबूर हो गए हैं। तो जब पढ़े लिखे युवाओं के साथ ऐसा करे तो उनने ये अपील की थी चैनल से कि कोई भी बेटी को पढ़ने की जरूरत है ना पढ़ाने की जरूरत है। अगर ये हालत, अगर पढ़ लिख कर और एक माँ बाप अपने लड़के के ऊपर इतना खर्चा करता है, ट्रेनिंग कराता है और लास्ट में जॉब मिलती है, फिर जॉब से भी हाथ धोना पड़ता है उनको, तो कितना बड़ा डेट उस फैमिली के लिए दुख होता है या उन लोगों के लिए होता है। तो आज कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है, ये एक बहुत चिंता का विषय है और यहाँ इसके तमाम पॉलिटिकल लोगों को, यहाँ के लोगों को सोचना पड़ेगा। और हमेशा जब भी यहाँ इलेक्शन हुए तो पहले यही अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, जी हम आएंगे तो 3 नौकरियां देंगे, हम आएंगे तो ये करेंगे, लेकिन कहीं भी जमीन लेवल पे कुछ नहीं होता। पहले सत्यपाल मलिक जी उन्होंने 50,000 नौकरियों की बात की, उसके बाद दूसरे उन्होंने बोला कि हम 25,000 75,000 देंगे। तो सबसे पहले फिर अपने मुद्दे वापस आएंगे कि 60,000 लोग आपके पास ऑलरेडी जिनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उनके लिए आप क्या कर रहे हो? 1,05,000 जो फिगर आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहा है, जो लोग बेचारे मर गए हैं, जिनने आप लोगों के और हम लोगों को बैकबोन कहा जाता है और डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कि डिलीवरी के बगैर काम नहीं चलेगा। और PHE की बात सर करूं मैं, 6,000 से ज्यादा ऐसे स्कीम जम्मू कश्मीर में इस वक्त है। जब भी यहां कोई नई स्कीम्स आती है उसके लिए रिबन इनॉग्रेशन तो हो जाती है, ये क्यों नहीं उसके अलॉन्ग विद पोस्ट उसको यहां पे वो क्रिएट करते हैं। और ये मसला जो लटने का मसला यही सर, क्योंकि आपको पता है कि डिलीवरी से किसी ऑफिसर किसी बैरिकेड को कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर डुअल वर्क पे इनको कमीशन सेट होती है, ये उसके लिए जरा जोर देते हैं, लेकिन पता कि उसको सैलरी मिलने से एक ऑफिसर को कोई फायदा नहीं है। और पैसे की कमी आप यहां देखेंगे, जितना पैसा जम्मू कश्मीर की जल विभाग, अगर मैं बात करूं, अब इसका नाम भी PHE से नाम चाहिए, जल विभाग जल शक्ति रखा है, जल शक्ति मिशन के जरिए साफ पानी लोगों तक पहुंचाने की बात भी कर रहे हैं। यार जिन लोगों ने पानी पहुंचाना, उनकी हालत आपने देखी आज आप स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं। स्मार्ट, जिसने इस सिटी को स्मार्ट बनाना है वो आपका म्युनिसिपल का सफाई कर्मचारी है, अर्बन लोकल का कर्मचारी है, PDD का, PWD का, PHE का है, वो किसी को स्मार्ट रखेंगे ना, आपके स्मार्ट में सिटी स्मार्ट हो ही रहेगी। तो उनके लिए आपके पास क्या प्रपोजल है, जिन लोगों ने आपकी सिटी को स्मार्ट रखना है और कितना स्मार्ट रखना है? ये तो अब इस मैं पॉइंट पे नहीं जाना चाहता था, लेकिन 2 दिन की बारिश से पोल खुल गई पूरी स्मार्ट सिटी की। देखा, बहुत ही अहम बात बोली कि अगर स्मार्ट सिटी का हम सपना देखते हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट जो है ऑन ग्राउंड पे जो है वो डेली वेजर्स जो है, कैजुअल वर्कर्स जो है, जो सफाई कर्मचारी है, जो अलग PHE में है, PDD में है, उनको ही सुनिश्चित करना है। ये बहुत अहम बात बोली और उसके बावजूद जो है भेदभाव उनके साथ चलता है। ठीक है तनवीर, अब अंत में मैं आपसे ये पूछूंगा कि अब, क्योंकि पहले भी जब आप आए थे तो आपने वक्त इंडिया पे ही ये घोषित किया था कि 24, 25, 26 को जो है आपकी प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन होंगे। अब वक्त इंडिया पे ही आप क्या बताएंगे अपने जो अभी डेली वेजर्स हैं या सरकार को कि आपका जो नेक्स्ट एक्शन होगा वो किस तरह का होगा, उसका स्वरूप क्या होगा? देखिए, सबसे पहले मैं डेली वेजर से ये अपील करूंगा आपके चैनल के जरिए कि यूनिटी को बना के रखें। देखो, यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, यूनिटी पावर है। जब तक हम इकट्ठा हैं तो हम किसी लड़ाई को लड़ सकते हैं। जी बिल्कुल। मुश्किल रास्ता जरूर है, लड़ाई मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, ये मैं लोगों को मैसेज देना चाहता हूं। और दूसरा मैं मैसेज ये देना चाहता हूं कि आगे जो लड़ाई होगी वो अब निर्णायक लड़ाई होगी और फाइनल लड़ाई होगी। उसके लिए 1 सितंबर को, जो पहले भी मैंने घोषणा आपके चैनल से, आज भी आपके चैनल से कर रहा हूं, 1 सितंबर को एक हमारी लीडरशिप की मीटिंग होने जा रही है। आज सैग की मीटिंग की बेबी नजर हमारी होगी और उसके बाद 1 सितंबर को हम एक पूरा एक मैप, रोड मैप तैयार करेंगे, किस हिसाब से लड़ाई को आगे लड़ना है। उस हिसाब का हम, जैसे भी हमारे वर्कर्स हमारी लीडरशिप चाहेंगे, क्योंकि एक लीडर एक वर्कर के बगैर अधूरा है। जैसे उसकी वर्कर्स की फीडबैक ग्राउंड लेवल से आएगी, जैसे हमारे प्रेसिडेंट्स की फीडबैक हमको आएगी, उस हिसाब से ही, क्यों लड़ाई उन लोगों ने लड़नी है, हमने इसको बेशक लीड करना है, लेकिन मेन लड़ाई लड़ने वाला वो ग्राउंड लेवल का वर्कर्स है, जो पानी खोलता है, जो झाड़ू उठ के निकलता है, जो सुबह सुबह अपने ऑफिसों में जाता है, सफाई करता है, क्योंकि मेन पावर हमें वहां से मिलती है। तो
लीडर शुड बी लीड, हमें लीड करना है, लेकिन जो लीड हमें मिलेगी, पावर मिलेगी, वो अपने वर्कर से मिलेगी। उनकी राय भी जानेंगे हम, जिस तरह से लोगों की राय आएगी उस तरह से जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट इस लड़ाई को लड़ेगा। लेकिन आज अफसोस से फिर यह बात कहनी पड़ती है कि जिस देश को 74 साल आजादी के हुए हैं, क्या महात्मा गांधी ने इसी देश का सपना देखा था कि जहां आज मजदूरों को अपने हक के लिए रोने पे आना पड़ेगा? अपने बच्चों को, कल एक वीडियो अपने बच्चे की देखी होगी, वायरल हुई है, और खुद उसने क्या कहा कि हमारे पापा एग्रीकल्चर में, और वो उन्हें कहा कि बॉर्डर लाइन पे जाके वो वहां पे ड्यूटी करते हैं जहां पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फाइट नहीं, तो कभी भी हमारे लोगों की जान वहां पे जा सकती है। और हमारे सफाई कर्मचारी, इस जब बारिश होती है, आपने कल देखा तो उन बेचारों को वहां पे डाला गया, जहां पीएचई लाइन डैमेज हुई, हमारे वर्कर जाके वहां पे किए। हमारे सीजनल लेबर आज कश्मीर के अंदर फ्लड आ रहा है, वो बेचारों की पानी यहां तक, चिकड़ यहां तक है, वहां उनको काम कर रहे हैं। अगर हम इस बैकबोन अगर जम्मू कश्मीर देश की है, तो हमारे लिए क्यों ये बेइंसाफी हमारे साथ हो रही है? और दूसरी बड़ी बात सर मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर सरकार ने कहीं ये मुद्दा फिर ठंडे बस्ते में डाला, एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी, और वक्त आने पर जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस जहां पे होंगे, इन लोगों को भी उसका जवाब दिया जाएगा। और कहीं यह ना हो जाए जो दिल्ली में आपने देखा होगा, अरविंद केजरीवाल ने जो है सब पार्टियों का सुतला साफ किया, कहीं जम्मू कश्मीर में एक नई आंधी चल के इन तमाम लोगों को जो है उनका सबक सिखाया जाएगा। इसके लिए भी जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट ग्राउंड लेवल पे काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर, आपने आज यहाँ पे आए, अपनी बात रखी। तो अब निर्णायक जो है लड़ाई होगी आगे। जैसे तनवीर ने बताया कि जो है आश्वासन बहुत हो चुके, आश्वासन पे आश्वासन आज तक इनको मिलते आए, लेकिन अब इनका कहना है कि जो डेली वेजेस हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं, विभिन्न विभागों में काम करने वाले, वो यूनाइटेड हैं सरकार के खिलाफ, ताकि उनको इंसाफ मिल सके। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए वक्त इंडिया।